आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में कुछ चर्चा की थी। उस दिन के कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर राज अग्रवाल ने यूआइटिस के बारे में जानना चाहा है विद डिक्रीज विजन। इसे कोरियोरेटिनाइटिस भी कहते हैं। यह मिडिल ईयर आई में एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जब आइरिस में इन्फ्लेमेशन होता है उसको आइराइटिस बोलते हैं। लक्षणों के रूप में आँखों में रेडनेस, पेन, लाइट सेंसिटिविटी, ब्लड विजन, डार्क फ्लोटिंग स्पॉट इन द फील्ड ऑफ द विजन, ये सिम्टम इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसकी चिकित्सा निश्चित रूप से जो क्रियाकल्प आँख की चिकित्सा के बारे में वर्णित हैं उनका प्रयोग इसमें करना चाहिए। चूँकि अभी रेडनेस होता है, पेन होता है, इसके लिए त्रिफला क्वाथ से अक्षी का प्रक्षालन करें। गुलाब जल दिन में 2 बार डालें। एक आईटोन ड्रॉप आता है, उसका भी प्रयोग आप 2-2 बूंद प्रत्येक अक्ष में डाल सकते हैं। जब रेडनेस ख़त्म हो जाए आँख की, तब इसमें अक्षि तर्पण या विडालक की क्रिया भी इसमें कर सकते हैं। औषधियों में सप्तामृत लौह, त्रिभुवन की रस, गोदंती भस्म 250, त्रिभुवन की रस 125 और सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है, इसे दिन में 2-3 मात्राओं का सेवन करें। त्रिफला घृत 10 ग्राम भोजन के आधा घंटा पहले दोनों टाइम गर्म पानी के साथ कुनकुना करके सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। एक और इसमें प्रश्न संलग्न है। HLA-B27, इसके मायने होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-B27 is strongly associated with स्पोंडिलाइटिस। इसके अलावा सोरियासिस, एंकिलोजिंग स्पोंडिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस एंड रिएक्टो आर्थराइटिस। तो तज्जन लक्षण जैसे मिले वैसी आपको चिकित्सा करना है। अगर एंकिलोजिंग स्पोंडिलाइटिस है तो निश्चित रूप से कटिबस्ती, ग्रीवावस्थी, जानुवस्थी फॉलोड बाय द पत्रपन्न श्वेत का प्रयोग आप कर सकते हैं। सोरियासिस है तो ये आप जानते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें पूर्णतः संशोधन क्रिया करानी पड़ेगी, वमन विरेचन वस्ती नस्य, और फिर औषधियों को दिया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल लक्षणानुसार चिकित्सा करना है। आर्थराइटिस अगर रिम्यूटॉइड है तो आमवात से संबंधित चिकित्सा, ऑस्टियो है तो संधिवात से संबंधित चिकित्सा इसमें करना चाहिए। राज अग्रवाल जी, इन्होंने मल्टीपल फाइब्रॉइड की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। तो फाइब्रॉइड की अवस्था में सबसे पहले विरेचन आप कराएं। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर वस्ती इसमें श्रेष्ठ लाभ करेगी। इसमें त्रिफला, विडंग और गिलोय, त्रिफला, विडंग, गिलोय और कांचनार, इनको 30-30 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 300 ml काढ़ा बना लें और इस काढ़े में 50 ml त्रिफला घृत, 50 ml
गोमूत्र अर्क या गोमूत्र और यवा क्षार 5 ग्राम ये वस्ती पेशेंट को दें। आवश्यकता पड़ने पर त्रिफला घृत की या दशमूल तेल की अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। इसके अलावा कांचनादी गुलू आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और एक चूर्ण जरूर दीजिए, उसमें गोक्षुर 50 ग्राम, ककड़ी बीज 50 ग्राम, शतावरी चूर्ण 50 ग्राम और कुटकी 50 ग्राम, सबको चारों औषधियों को मिला लें और 1-1 चम्मच लगातार दिन में 2 बार पेशेंट को दें। इसके अलावा कुमारी आसो 10 ml, अभ्यारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन आप करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से फाइब्रॉइड में आराम प्राप्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर बस्ती भी आप कुटज, गंभारी, दशमूल की आप निरूह बस्ती उत्तर बस्ती के रूप में दें, स्नेह बस्ती के रूप में दशमूल तेल का प्रयोग करें, इससे भी फाइब्रॉइड में लाभ प्राप्त होता है। राशि गर्ग, उनका एक पेशेंट है, 50 ईयर्स उम्र है, फीमेल है, उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कंप्रेशन भी है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वप्रथम तो 7 दिन अभ्यंग कराएं और साथ में पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं 7 दिन। फिर इसके बाद 11 दिन कटिवस्ती लगाएं, सहचर तेल या दशमूल तेल की, अश्वगंधा वाला तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 45 मिनट तक धारण काल कटिवस्ती का रखें, फॉलोड बाय दी पत्रपिंड श्वेत। पत्रपिंड श्वेत में एरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र, अश्वगुरु पत्र, वासा पत्र भी डाल सकते हैं। इन सबको पोटली बना लें, बोलस बना लें और सहचर या दशमूल तेल को थोड़ा थोड़ा गर्म करें मोटे तवे में और फिर डुबो करके मालिश और अभ्यंग एक साथ पेशेंट को करना है। इसके अलावा इसमें एरंड मूलादि वस्ती और पंचकोल क्षार वस्ती, ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ और आपने मेरी किताब भी परचेज कर ली होगी, उसमें भी ये सब मिल जाएगा, कैसे बनाते हैं, क्या विधि है। पंचकोल क्षार वस्ती इसमें बहुत ही इफेक्टिव रहेगी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। धीरे धीरे कंप्रेशन हट जाने से वेदना में कमी आएगी। डॉक्टर विजय सैनी ने आमवात, संधिवात और वातरक्त इसकी चिकित्सा के बारे में पूछा है। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ये। आमवात में कई बार एक लेक्चर दे चुके हैं, संधिवात में भी हो चुका है और वातरक्त के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो आमवात के लिए, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं, इसमें दीपन, पाचन, लंघन औषधियाँ प्रारंभ 7 दिन देवें। सबसे बढ़िया है पंचकोल क्वाथ या पंचकोल चूर्ण, भोजन के खाली पेट में इसका सेवन कराएं दोनों टाइम 7 दिन तक। उसके बाद त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पास विरेचन करा दें। विरेचन के 9वें दिन से क्षारवस्ती, वैतरणी वस्ती या पंचकोल क्षारवस्ती, इनका प्रयोग आप वस्ती के रूप में, 16 वस्ती के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं सेवन कराएं। इसके अलावा सिंहनाथ को गुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। महारासनादि क्वाथ 20 ml और 15 ml कैस्टर ऑयल और 20 ml पानी, यह अरिष्ट जो है भोजन के बाद, भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम आप देवें। इससे बहुत ही इसमें लाभप्रद होता है, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। मोशन क्लियर रहे और साथ साथ में आमवात में लाभ भी हो, उसके लिए एरंड तेल से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो एरंड तेल
20 ml प्रातः खाली पेट दुग्ध के साथ सेवन कराएं। इससे भी आम वात में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। संधिवात, और ये संधिवात जो है डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं। इसमें शोधन चिकित्सा नहीं करना है, इसमें ब्रह्मण चिकित्सा करना है। इसलिए संधिवात में एक तो आप, चूँकि संधिवात ज़्यादा इफेक्टेड होता है नी जॉइंट में, तो जानुवस्ती, जानुधारा, पत्रपिंड श्वेत, इसका लगातार 20-21 दिन तक प्रयोग करें। औषधियों में अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी चूर्ण 50 ग्राम, पिपली चूर्ण 25 ग्राम, तीनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम को थोड़ा आधा कप दूध में घोल लें और सुबह शाम इसका सेवन कराएं। यह भी बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मात्रा बस्ती आप लगातार 21 दिन तक देवें। मात्रा बस्ती 10 मूल की, अश्वगंधा बला तैल, सहचर तैल, इन सब की 30 ml सुखोष्ण करके थोड़ा से 1 ग्राम नमक डाल के और बस्ती देना चाहिए। लगातार 21 बस्ती देवें। ये सब मिलित ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस में रोगी को लाभ प्राप्त होगा। वात रक्त की तुलना हम गाउट से करते हैं। प्रायः आपने देखा होगा कि ये वेदना अंगूठे से या अंगुलियों से प्रारंभ होकर के ऊर्ध्वगति को आती है। अंगुलियां कृष्णवर्ण की हो जाती हैं, अत्यधिक वेदना होती है, यूरिक एसिड इसमें बढ़ जाता है, 7 के ऊपर 8, 9, 10 ऐसा हो जाता है, तो बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पैर लटका कर बैठते हैं या पैर लटकाए के सवारी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें वात कुपित हो जाता है और स्व कारणों से रक्त कुपित होता है। दोनों कुपित होकर के वात रक्त की उत्पत्ति करते हैं। हस्तस्योष्ट्रैर्गच्छ तस्यास विदैहन्नम सुविदाहो वसनस्य कृष्णम रक्तम वहदत्ताजु तच्च सृष्टम दुष्टम पादयोचितु तत्सम प्रक्तम वायुना दुस्तेन तत्प्रल्यादुचिते वात रक्तम। और जैसा मूसक विष नीचे से ऊपर की ओर फैलता है, उसी प्रकार इसमें वेदना होती है। पादयो मूलमा आस्थाएं कदाचित हस्तयो अपि आँखों विषमयु क्रुद्धम तद्देहम उपसर्पति। और जो टेढ़े स्थान हैं, संधियां हैं, वहाँ पर सीधा प्रवाहन रक्त का नहीं होता, रुकता है कुछ देर तक, तो ऐसे स्थानों में ये रोग की उत्पत्ति अधिक करता है। रक्त मार्ग निहंत्यासु शाखा संदिशु मार्गता निवसान अन्योन्यम आहार वेदना भी हरेशु। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वाह लेपाभ्यंग सेकोपनाहि वात सुरजम विरेक स्थापन स्नेह पानी है गंभीरम आचरित द्वयो मुंचेद सृक् सुचलामु जलोकशाह देशाद देशम ब्रजे श्राव्यम श्राभी प्रचन वह अंगग्लानुचन श्राव्यम रूक्षे वातोत्तरे छेद। इसमें मुख्य क्या है? चिकित्सा है रक्त मोक्षण। शिराभेद या जलौका से रक्त मोक्षण कराएं, इससे तत्काल रोगी में आराम प्राप्त होता है। चूँकि ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित व्याधि है, निश्चित रूप से दीपन पाचन इसमें कराना पड़ेगा। जो आम वात का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसमें आम वातारी रस, महावात विध्वंसन, गिलोय सत्व। आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं आप सेवन कराएं। इसके अलावा सिंहनाथ गुगुलू और कैशोर गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। पंचनिम्बादी क्वाथ ये बहुत ही उपयोगी क्वाथ है गाउट के लिए। 20 ml पानी मिला करके भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराना चाहिए। मोशन क्लियर रहे, इसका ध्यान रखना है। तो या तो कैस्टर ऑयल, अरण्य तेल 20 ml रोजाना प्रातःकाल खाली पेट में देते जाइए, या एरंड भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम आधा चम्मच दे दें। तो इससे मोशन पेशेंट का ठीक जाएगा और गाउट में आराम प्राप्त होगा।
राकेश शुक्ला जी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। डायबिटीज़ भी कृच्छसाध्य या और असाध्य व्याधि होती है। 1 साल का यदि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि इंसुलिन डिपेंडेंट ना हो। टाइप 2 का डायबिटीज़ बड़ा मुश्किल से ठीक होता है, उसमें इंसुलिन देना ही पड़ता है। लेकिन टाइप 2 का डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। रोगी का परीक्षण कर लें। 2 तरीके के रोगी होते हैं, एक तो बलवान स्थूल होते हैं तो उसमें संशोधन कर्म कराएं, फिर औषधियाँ देवें। एक दुर्बल व्यक्ति होते हैं तो उसमें संशमन ट्रीटमेंट ही देना है। स्थूल प्रमेहि बलवान है कहा कृष्णस्तरिका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृष्णस्य कार्यम संशोधनम दोषबलाधिकस्य संशोधनम नाहरति यः प्रमेहि तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्याः मंथा कषाया यवचूर्णलेयाः प्रमेह शांति है लघुवस्य भक्षाः। तो अगर स्थूल व्यक्ति है तो बहुत सारे योग हैं विरेचन के, उसको वमन के और विरेचन के, उनको प्रयोग करना चाहिए। स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्याः कल्पोपदृष्टे मल शोधनाय ऊर्ध्वम तथा अधस्य मले अपनीते मेहेषु संतर्पण एवं कार्यम। तो वमन विरेचन कराने के पश्चात फिर वस्ती का सेवन कराएं। वस्ती के लिए प्रमेहग्न वस्ती मैंने कई बार बताई है। आप सिद्धि स्थान 8 में इस वस्ती को, प्रमेहग्न वस्ती को देख सकते हैं। इसमें प्रमेह में, कुष्ठ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रासना, निम्ब छाल, गिलोय, सरसप आदि द्रव्य हैं। पंचतिक्त घृत मिलाकर ये वस्ती दी जाती है। आप चरक में या मेरी किताब में आप इसको देख सकते हैं। ये भी बड़ी उपयोगी वस्ती है, इसका प्रयोग करें। औषधियों में बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, शिलाजित्य आदि लौह 250 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 मात्रा 3 मात्रा उष्ण जल के साथ या दुग्ध के साथ सेवन करा सकते हैं। मैंने आपको कल्प लेने का भी बताया था। बसंत कुसुमाकर का कल्प, इसको 30 मिलीग्राम से प्रारंभ करें और 1 ग्राम तक लेते जाएं। 30 ग्राम चालू करेंगे 1 ग्राम तक और फिर घटाएं। ऐसा कल्प का सेवन करेंगे। और अनपान के रूप में करेले का सोरस पहले दिन आधा कप, फिर 1 कप, 1.5 कप, 2 कप ऐसा बढ़ाते हुए, और जब बसंत कुसुमाकर कम करें तो फिर करेले सोरस को भी मात्रा कम करें। खाने में लघु आहार, कार्बोहाइड्रेट, फैट बिल्कुल नहीं, तली मली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, टहलने के लिए रोगी को जरूर बोलें। इसके अलावा मामज्जक बटी और गुड़माड़ घन बटी, ये 2-2 गोली दिन में 2 बार या 3 बार भी इसको दिया जा सकता है। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल योर डाइट, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक करते हुए यदि इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर भारत ठोक ने पांडु की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो आज पांडु पर ही लेक्चर है, तो आज उसको सुनेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। डॉक्टर प्रदीप मानवी वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। पहले ये समझ लें, व्हाट इज वेरिकोसील? एन एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स विद इन द स्क्रोटम। इट में occur for compression of the veins by nearby structure। जो हाँ वेन्स स्क्रोटम में होती हैं वो किन्हीं कारणों से, कंप्रेशन से वो सूज जाती हैं, जिससे जो स्क्रोटम है वो बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, और कभी कभी वेदना भी इसमें प्राप्त होती है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले आप विरेचन करा दें। विरेचन से निश्चित रूप से जो प्रेशर है, दबाव है, वेदना है, वो कम होगी। विरेचन करने के बाद दशांग लेप करीब 20 ग्राम, आधा कप दूध और पंचतिक्त घृत 2 चम्मच डाल करके इसका लेप तैयार करें और रात्रि को सोते टाइम ये लेप को बांध लें। इससे भी बड़ी जल्दी आराम होगा। इसके अलावा गोक्षरादि गुगुलू
आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। साथ ही साथ लेखन औषधियाँ जैसे त्रिफला, विडंग और गिलोय बराबर बराबर मात्रा में लेकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम देवें। और प्रोटेक्शन के लिए चड्डी पहने और ऐसी सवारी न करें जिसमें उसमें चोट आने की संभावना हो। ये बहुत आवश्यक है। कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे, यदि निदान की उपस्थिति रहेगी तो रोग ठीक नहीं होता है। इसलिए निदानम परिवर्जनम पहले ही कहा गया है, उसका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे साथी, हमारे चिकित्सक साथी जुड़े हुए हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उसके पहले एक दो प्रश्न और रह गए हैं। KN गांगवार जी ने पूछा है शालीधान के बारे में। शालीधान को शूकधान भी कहा है और इसके अंतर्गत जितने भी चावल हैं, रक्तशाली, महाशाली और गेहूं का भी अंतर्भाव शूकधान में होता है। यवक, कोदों, षष्टिक धान्य और जौ, ये सब शाली धान्य कहलाते हैं। शैलेश भलाला, इन्होंने नासार्स की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। नासार्स मीन्स पॉलिप, नासा में पॉलिप हो जाना। इसमें नस्य कर्म अपेक्षित है। 21 दिन का कोर्स कराइए। 2 दिन स्नेह नस और तीसरे दिन अवपीड़न नस दीजिए या धमापन नस। अवपीड़न के लिए इसमें पिपली, अपामार्ग और शिग्रू, ये 3 औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। जिस दिन नस्य देना है उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच लेकर के थोड़ा पानी मिला के कल्क बना के रख दें और जिस दिन नस्य देना है प्रातःकाल उसको मसलें छानें और इसकी मात्रा 6 बूंद से 8 बूंद प्रत्येक नासा में दी जाती है। वाह्य अभ्यंग और स्वेदन करके ग्रीवा के ऊपरी भाग में वाह्य अभ्यंग कर लेवें। थोड़ा सा मृदु स्वेदन करें और विधिवत नस्य देवें। पहले 2 दिन स्नेह नस्य और प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस्य का प्रयोग करें। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। और टंकण 250 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 150 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, इसकी पुड़िया बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। लगातार ये प्रक्रिया करने से निश्चित आराम होगा। और अगर बार बार प्रतिशय हो रहा हो, उससे भी जो पॉलिप हैं वो बढ़ते हैं, तो उसके लिए चिकित्सा अलग से कर लें। स्वर्ण बसंत मालती, महालक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और रस पीपरी 125 मिलीग्राम, ये योग तैयार करके दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। तो धीरे धीरे इसमें लगभग 6 महीने तक भी आपको लग सकता है। लीलाधर साहू जी ने अल्कोहलिक एडिक्शन हो जाए तो छुड़ाना कैसे चाहिए, इसके लिए मैं परसों बहुत अच्छा योग बता चुका हूँ, आप देख लें। और मैंने एक साधारण सा योग बताया था कि कच्ची अजवाइन मुंह में हमेशा डाले रहें, तो जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है किसी चीज़ या अल्कोहल या टोबैको लेने के लिए, उसकी आदत कम होती है। और धीरे धीरे एकदम से छुड़ाएंगे तो कभी छूटता नहीं है। धीरे धीरे छुड़ाने का प्रयास करें। साथ में पेशेंट को काउंसलिंग आपको ढंग से करना पड़ेगी, तभी अल्कोहल छूट सकता है। सोनल पाटिल, इन्होंने पूछा है नमक पकाने के काम में लगे मजदूरों को बहुत सारी स्किन डिसीज हो जाती हैं, क्या करना चाहिए। तो ये बात सही है, निदानम परिवर्जनम, लेकिन अब उनका जीवनचर्या उसी से चलती है। तो ऐसे पेशेंट में आप उसका व्याधि क्षमत्व बढ़ाने का प्रयास करें। पहले तो आपको संशोधन कराना ही पड़ेगा। वमन, विरेचन और वस्ती तीनों प्रक्रिया कराने के पश्चात फिर आप स्किन डिसीज से संबंधित ट्रीटमेंट करें। आरोग्यवर्धिनी कैशोर गुगुलू
गंधक द्रुति का भी प्रयोग बहुत ही इसमें अच्छा रहेगा। साथ में गंधक रसायन, अमृता सत्व, रसमाणिक्य। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं इसका सेवन कराएं। इसके अलावा महामंजिष्टाधिक्वाथ, सारी वाद्यासव आदि का भी सेवन आप करा सकते हैं। पंचनिम्बक्वाथ लगाने के लिए अगर शुष्क कंडू है तो उसमें चाल मुगरा तेल, मरीचादि तेल का प्रयोग करें। और एक लोशन आता है आर्टिप्लेक्स लोशन और मोहा, इन दोनों को मिला करके चरके हैं, दोनों पूरे शरीर में लगाएं दिन में 2 बार। इससे भी रोगी को आराम मिलेगा, लेकिन संशोधन जरूर कराएं। व्याधि क्षमता बढ़ाने वाले च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, आमल की रसायन आदि का सेवन भी रोगी में कराएं। इसके अलावा हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, एक तो आर्य इंडिया संजय जी, रेखा वर्मा जी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, सविता पटेल, अर्चना वर्मा, अदिति त्रिपाठी, सुनील रातौरी जी, वंदना पाठक जी, अल्पना माथुर, संजय सिंह परमार, हरजीत सिंह, नीरज कश्यप, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, प्रदीप मान जी, रीना शर्मा कौशिक जी, आर.बी. प्रजापति, मनदीप शुक्ला जी, कविता शर्मा, मोकम्बिका रचना जी, बिंदु गुप्ता, सुमित प्रधान, सोनल पटेल, पवन जोगी, शिल्पा पालस्कर, उषा तबानी, सोनल पटेल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और निरंतर इस कार्यक्रम को गति देते रहते हैं। और मैंने देखा कि जो मैंने नाम लिए हैं वो संभवतः हर व्याख्यान को सुनते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। आइए अब आज पांडु रोग की चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। पांडु रोग एनीमिया ही है ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन एनीमिया के अंतर्गत पांडु रोग आता है, ये आप कह सकते हैं। पांडु रोग जैसा नाम से स्पष्ट है, पांडुर वर्ण का वर्ण त्वचा का हो जाना। पानस्तु पीत भागार्धः केतुकी धूल सन्नभम, कुछ पीताभ लिए हुए है पांडुर वर्ण। पांडुनोपलक्षिते रोगः पांडुरोगाः, ऐसा परिभाषा में कहा गया है। वे सभी रोग जिनमें रक्ताल्पता के कारण पांडु वर्ण हो जाता है, उन सबको पांडु रोग कहा जाता है। जिस रोग में त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु हो जाता है, उसे ही पांडु रोग कहा जाता है। और लगभग 30-40 ऐसे रोग हैं जिनके व्यापदों में पांडु रोग का उल्लेख है। यानी पांडु रोग स्वयं तो है ही, लेकिन लक्षणों के रूप में भी पांडु रोग पाया जाता है। निदानों में देखें तो अति व्यायाम करना, अधिक मात्रा में अम्ल लवण विदाही युक्त भोजन का सेवन करना, मद्य का सेवन, मिट्टी का सेवन, दिवास्वाप अधिक मात्रा में लेना तथा तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से प्रकुपित वायु, तीनों दोष रक्त को दूषित कर त्वचा को पांडुर्वर्ण अर्थात श्वेत पित्त का वर्ण कर देते हैं। इस तरह से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति देखें तो पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप अपने अपने कारणों से, ये दोष प्रकोपित दोष दूसरे दोष धातु पोषण में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। दोष दूष्य की दुष्टि होती है, बल वर्ण स्नेह और ओज का क्षय होता है। परिणाम शुभ रक्ताल्पता, अल्प मेदता, इंद्रिय शैथल्य, शरीर में विवरणता की उत्पत्ति होती है और इस तरह से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। दोषाः पित्त प्रधानास्तु यस्य कुप्पन्ति धातुषु शैथल्यम तस् धातूनां गौरवम चोपजायते।
ततो वर्ण बल स्नेहाय चान्य अपुसो गुणा ब्रजंत क्षम अत्यर्थ दोष दूष प्रदूषणात् सो अल्प रक्तो अल्प मेधस्को नहीं सारा शिथिलेन्द्रिया वैवर्णम भस्ते तस् हेतु शूंस लक्षणम। इसके भेद देखें तो पृथक दोष ही समस्त ही पृथक दोष सन्निपातज यानी वातज पित्तज कफस सन्निपातज और मृत्तिकाजन्य 5 प्रकार का पानुरोगा स्मृता पंच वात पित्त कफस्त्रिया चतुर्था सन्निपातेन पंचमो भक्षणामृता। ये 5 प्रकार का होता है। सुश्रुत ने 4 प्रकार का ही बताया है, मृत्तिका जन नहीं बताया, क्योंकि अंततः गत्वा मृत्तिका से कोई न कोई दोष तो बढ़ता ही है। जैसे कसाय मिट्टी से वायु की वृद्धि होती है, तीक्ष्ण ऊसर मिट्टी हो तो पित्त की वृद्धि होती है, मृदु मधुर मिट्टी हो तो कफ की प्रवृत्ति होती है। इसलिए पृथक से इसका वर्णन सुश्रुत ने मृत्तिका जन का नहीं किया है, लेकिन चरक ने अलग से मृत्तिका जन पांडु का वर्णन किया है। क्योंकि निदानम परिवर्जनम के सिद्धांत के आधार पर जब तक हमको ये ज्ञान न हो कि ये पांडु क्यों उत्पन्न हुआ है, मान लीजिए मिट्टी खाने से उत्पन्न हुआ, तो जब तक मिट्टी का हम त्याग नहीं करेंगे तब तक रोग शांत नहीं होगा। इस दृष्टि से चरक ने पांडु रोग के भेदों में मृत्तिका जन पांडु का भी उल्लेख किया है। तो पूर्व रूप इनके देखें, पूर्व रूप में त्वचा का फटना, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, शरीर में शिथिलता की उत्पत्ति, मिट्टी खाने की इच्छा होना और अक्ष गोलक में शोफ होना, मलमूत्र का पीलापन, भोजन का परिपाक न होना, ये पूर्व रूप के लक्षण हैं। अब आइए भेदों को थोड़ा सा देख लें, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, मृत्तिकाजन्य है। तो वातज पांडु में त्वचा, मूत्र, नेत्र में रुक्षता, कृष्णता और अरुण वर्ण का शरीर होना, वेदना होना, कंपन ट्रेमर्स और भ्रम की स्थिति भी पेशेंट में लगने लगती है, तो समझ लीजिए वातज पांडु है। अगर पैतिक है तो मलमूत्र, नेत्र का पीलापन होना, जलन होना, प्यास ज़्यादा लगना, ज्वर और अतिसार, ये लक्षण मिले तो पैतिक पांडु है। कफज पांडु में मुख से कफ का स्राव होना, सूजन होना, तंद्रा, आलस्य, त्वचा आदि में श्वेत वर्ण की उत्पत्ति। सन्निपातज हो तो ज्वर, आरोचक, मिचली, वमन, तृषा, क्लम, स्व विषय ग्रहण करने में परेशानी, असमर्थता और तीनों दोषों के लक्षण इसमें प्राप्त होंगे। मृत्तिका जन पांडु में अक्षिकूट में सूजन, कपोल, भौहें, पैर, नाभि एवं मूत्रेंद्रिय में शोफ, उदर में कृमि, रक्त कफ युक्त मल का त्याग होना, मृत्तिकादीन शीलस्य कुपत्यन तुमो मलाह कसाया मारुतम पित्तम मूसरा मधुरा कफम कोपेद मृद साधिक रौक्षाद भुक्तम विरुक्षेत पूरित्वा औपक्वचा स्रोतांश निर्णादिचा इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्यम ओजसी तथा पानुरोगी करोत्यासु बल वर्णाग्नि नाशनम शून गंडाक्ष कूट भ्रूह शून पादनाभिमेन कृम कोष्ठो अतिसारते मलम शास्त्र कफानुतम। ते मृत्तिका जन पांडु है। अब आइए साध्यासाधता के बारे में देख लें। यदि बहुत पुराना पांडु रोग है तो असाध्य है, शोथयुक्त है, पीला ज़्यादा दिखना है और पूरे संसार पीला दिखे, वमन मूर्छा हो, तो ऐसा पांडु रोग निश्चित रूप से असाध्य की श्रेणी में आता है। उपद्रव कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लें। अरुचि, पिपासा, छर्दी होना, ज्वर, शिराशूल, अग्निमांद, अतिसार, मूर्छा, ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले निदानों का परिवर्जन। निदान का परिवर्जन करने के बाद दीपन पाचन के लिए त्रिकटु का सेवन या पंचकोल काढ़े का सेवन, और फिर इसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से या पंचतीर्थ घृत से, और इसमें तीक्ष्ण
वमन और विरेचन करने का प्रावधान है। और दोषानुसार देखें तो वातिके स्नेह भूयिष्टम, पैत्तिके तिक्त शीतलम, श्लेष्म के कटुतिक्त विमस्त्रम सन्निपातिके, और तत्र पांडवामय स्निग्धा, तत्र पांडवामय स्निग्धा, स्निग्ध तीक्ष्णी है। तो इस तरीके से तीक्ष्ण कर्म वमन और विरेचन तीक्ष्ण रूप से पांडु रोग में करना चाहिए। वमन कल्प के रूप में आमलकी, पटोल और मुलेठी ये 20-20 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें मदन फल 15 ग्राम मिला करके रात्रि में रख दीजिए। यौकूट कर मदन फल पिपली यौकूट करके मिला के रख दीजिए। वमन के दिन प्रातः मसलिए, छानिए और इसमें 2.5 ग्राम से 5 ग्राम सेंधव नमक और 20 ग्राम शहद मिला करके इससे वमन आप कराएं। तत्र पांडवामय स्निग्धस तीक्ष्णी है, ऊर्ध्वलोम कई है, संशुद्धो मृदभिस्तक्ते है, कामलयितो विरेचनी है, ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठान्याम पथ्यानानि दापेद शालीन सा यव गोधूमान पुराणान सा यूज संहितान। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पांडु रोग का। वमन कराने के बाद पुनः पंचित घृत या कल्याण घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और फिर विरेचन कराएं। विरेचन के लिए दंती मूल, श्वेत निशोथ और मुनक्का, दंती मूल, श्वेत निशोथ और मुनक्का 20-20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें कैस्टर ऑयल 30 ml डाल करके विरेचनार्थ देवें। दूसरा एक विरेचन के लिए योग है जिसमें हम निशोथ 30 ग्राम और 60 ग्राम चीनी, 30 ग्राम निशोथ और 60 ग्राम चीनी पीस करके मिला करके सुकोष जल के साथ प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन कराएं। एक और पांडु रोग के लिए विशेष विरेचन द्रव्य है, वह है गोमूत्र 50 ml, गोदुग्ध 50 ml और 20 ग्राम निशोथ, इनको मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में देवें। इससे निश्चित रूप से अच्छा विरेचन हो जाता है। वमन विरेचन करने के पश्चात फिर वस्ती देने का प्रावधान है। प्रारंभ में आप सिद्ध वस्ती दे दें, यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयष्टावा सिद्ध वस्ती इति स्मृता, वो दे दें। या रक्त वस्ती देने का प्रावधान, रक्तक्षय में रक्त वस्ती, बकरे के रक्त से वस्ती दी जाती है, तत्काल जो है रक्त को वृद्धि कर देता है। ये परपटी कल्प, अजा परपटी, अजा रक्त की परपटी बनाकर भी सेवन किया जा सकता है और ये बड़ा तत्काल हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला होता है। संशमन औषधियों के रूप में गोमूत्र 50 ml और त्रिफला क्वाथ 50 ml ये प्रतिदिन खाली पेट में दोनों टाइम दीजिए। ये बहुत ही लाभप्रद है, पांडु रोग में बहुत ही अच्छा लाभ करता है। गोमूत्र 50 ml, त्रिफला क्वाथ 50 ml। इसके अलावा एक बटिका बना के आप सेवन कर सकते हैं जिसमें हरित की 10 ग्राम, गोमूत्र 50 ml, इसका सेवन प्रातःकाल कराएं और लघु आहार का सेवन कराएं। और मैं बटिका बनाने के लिए बोल रहा था, उसका योग है पुराना गुड़ 10 ग्राम, 10 ग्राम मंडूर, काला तिल 10 ग्राम, पिपली चूर्ण 20 ग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुराना गुड़ 10 ग्राम, मंडूर 10 ग्राम, काला तिल 10 ग्राम, पिपली 20 ग्राम, इन सबको मिला करके गुटिका तैयार कर लें। 2 गुटिका सुबह, 2 गुटिका शाम को खाली पेट में देवें। ये 21 दिन के प्रयोग करने से पांडु रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्वाथ में फलत्रिकादि क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ 20 से 30 ml, इसका सेवन आप खाली पेट में कराएं। आसो अरिष्ट में लोहासो, कुमारी आसो, लोहासो 2 चम्मच, कुमारी आसो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आमल की रसायन का भी प्रयोग बहुत अच्छा है। रस औषधियों में नवाइश लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम और मुक्ता पुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम। यह एक डोज है। नवाइश लौह 250,
शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। दूसरा योग है स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम, ताप्यादि लौह 250 मिलीग्राम, धात्री लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम। इनको च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 बार 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी द्राक्षावलेह च्यवनप्राश का भी सेवन पांडु रोग में कराया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी योग पांडु के हैं उसमें दीपन पाचन औषधियाँ, जैसे नवाइश लोही देख लीजिए, ताप्यादि लोह देख लीजिए, इन सब में दीपन पाचन औषधियाँ प्रमुख रूप से हैं। कहने का तात्पर्य एक चोरों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पांडु रोग सामान्यतः ये समझते हैं कि रक्तजन्य व्याधि है, लेकिन चरक ने रसजन्य व्याधि बताया है। अर्थात आपका रस अच्छा बनेगा तो रक्त अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो मांस अच्छा बनेगा, फिर मेद अस्थि क्रमशः इसका रसाद रक्तम ततो मांसा। इसलिए सारा जो केंद्र है चिकित्सा का वो रस से संबंधित है। तो रस को, आहार रस हमारा ठीक रहे ताकि रक्त अच्छा बने। और इसी दृष्टिकोण से, नहीं तो यहाँ बताइए तत्र पांडवा में इसने रक्ताल्पता है, बहुत कमज़ोर है, ऐसा समझ सकते हैं, तो उसमें कैसे तीक्ष्ण बाण विरेचन करा पाएंगे। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तत्र पांडवामय स्निग्धस तीक्ष्ण है, ऊर्ध्वन लोम कही है, संशोध्यो मृदभिस्तिक्ते, कामली तो विरेचन ही है, कामला में विरेचन बताया। तो इस तरीके से कुछ मैंने आपके सामने पांडु रोग से संबंधित शोधन और शमन चिकित्सा के बारे में बताया। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। कल फिर इसी वक्त आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय आयुर्वेद।